गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं आपका मनोज सर देवघर फाउंडेशन पटल पे आओ और पढ़ें और पढ़ाई में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट इंटीग्रेशन क्लास 12 का स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को इंटीग्रेशन डिफ़िकल्ट फील होता है, लेकिन हम लोग स्मूथली स्टार्ट करेंगे। आप बिल्कुल डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा होगा तो मेरा पास्ट वीडियो आप देखें। डिफरेंशिएशन बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी है, तभी आप इंटीग्रेशन को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। बेसिकली इंटीग्रेशन क्लास 12 के सिलेबस में दो टाइप का दिया हुआ है। ये एक बड़ा टॉपिक है और इसमें दो पार्ट्स हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो सबसे पहले हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं और उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिक। तो इंटीग्रेशन के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक है इनडिफिनिट इंटीग्रल और एक है डिफिनिट इंटीग्रल। तो ये एक इसका जो साइन है ऐसे होता है, और अगर इसमें fx dx एक फंक्शन fx dx, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये थोड़ा s के टाइप का होता है। s के टाइप का होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं, राइट? वही इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? ये फंक्शन जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, राइट? इंटीग्रल ऑफ fx, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो dx है, इसका मतलब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, राइट? ये फंक्शन, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, और ये साइन को हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है? और डिफिनिट इंटीग्रल में भी यही होता है। यहाँ पे एक लिमिट लग जाता है, इसको अपर लिमिट और इसको लोअर लिमिट कहते हैं, और फिर फंक्शन यही होता है f of x dx, यही फंक्शन होता है। यहाँ पे सपोज 2 दे दिए, यहाँ पे 3 दे दिए। अपर लिमिट हमेशा बड़ा होता है, तो ये जिसमें लिमिट लगा हुआ हो तो वो हमारा डिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा, और जिसमें लिमिट लगा हुआ नहीं है तो वो इनडिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, तो वो डिफिनिट इंटीग्रल का पार्ट है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल, राइट? आपने देख लिया, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, इसको इंटीग्रल ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x कहते हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, ठीक है? और उसके अलावे और नीचे में भी d/dx ऑफ y, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये उसका मीनिंग होता था डिफरेंशिएशन में। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ fx dx, ये फंक्शन ऑलवेज x का फंक्शन होगा। अगर ये फंक्शन कुछ t का, p का, z का होता है, तो यहाँ पर भी dz dt dp ऐसा होगा, ठीक है? fx dx का मतलब हमको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग आते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल, उसका स्टार्टिंग कैसे होता है और वो एक्चुअल में और क्या चीज़ है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं और इंटीग्रल भी कह सकते हैं।
एक ही चीज़ है। मैंने जैसे कहा कि ये बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन साथ ही साथ मैं हर टॉपिक पे ये कहता हूँ, अगर किसी भी टॉपिक को ठीक से प्रेजेंट किया जाए और ठीक से समझा जाए तो कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होता। ये बार बार मैं कुछ सिस्टम, कंसेप्ट्स, फंडामेंटल्स, ये सब वर्ड्स मेरे पढ़ाने के टाइम में यूज होते हैं, तो उनका कुछ मीनिंग होता है कि कंसेप्ट, फंडामेंटल, सिस्टमैटिक, एकदम एक ऑर्डर में अगर आपको ढंग से, उसके बाद में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उन वर्ड्स के बाद कि अगर ठीक से समझाया जाए और फिर स्टूडेंट जिनका पार्ट अगर ठीक से समझने की कोशिश की जाए, तो ये सारे वर्ड्स और ये जो दोनों चीजें समझाया जाए और समझा जाए तो कोई भी चीजें डिफिकल्ट नहीं रहता। तो वही चीजें हैं, अभी आपको इंटीग्रेशन के बारे में ऐसा ही समझना है। अब ये है क्या, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, बेसिकली इट इज द रिवर्स प्रोसेस, इट इज द रिवर्स प्रोसेस, रेसिप्रोकेट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग सीधे तौर पर इसको अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। इसका एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल देते हैं, पहले डेली लाइफ में और फिर उसके बाद कुछ मैथमेटिकल। डेली लाइफ में हम लोग कहते हैं कि 1 2 3 4 पढ़ो, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 98 99 100 ऐसे पढ़ते हैं। फिर बच्चे को कहा जाता है, अगर नहीं आती है, कि बच्चे उल्टी गिनती शुरू करो, सो 100 98 97 ऐसे, तो वो एक रिवर्स काउंटिंग है। इसी टाइप से ये एक एग्जाम्पल है। फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, मान लीजिए अगर आप कहीं ऊंची मंदिर जाते हो तो वहां पे बहुत सीढ़ियों से चढ़कर आप जाते हो, और अगर मैं कहूं कि मंदिर से निकलते वक्त हम पीछे से ऐसे, मतलब कि फ्रंट बैक करके नहीं निकलते हैं, किसी का मानना है तो हम पीछे सीढ़ी करके उतरेंगे, तो हमने चढ़ा था ऐसे सीढ़ी और अब हम उतरेंगे रिवर्स, वो एक रेसिप्रोकेट है, वो एक रिवर्स प्रोसेस है। इसी तरह अगर हम मैथमेटिक्स में थोड़े से और एग्जांपल दें, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, वो भी एक रिवर्स प्रोसेस है कि 2 का स्क्वायर 4 तो 4 का अंडर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 का अंडर रूट 3, वो भी एक रिवर्स प्रोसेस है। अगर हम लॉग में लेते हैं तो कोई भी चीज लॉग का एक रिजल्ट जो नंबर आता है उसका एंटी लॉग पहला वाला नंबर आएगा। फिर उसी को हम एक्सपोनेंशियल के रिस्पेक्ट में भी हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारा e टू दी पावर कुछ लिखा हुआ है तो वो उधर जाकर लॉग बन जाता है, तो लॉग इधर आकर e बन जाता है। ऐसे ढेर सारे प्रोसेस हम लोग जनरल लाइफ में और मैथमेटिकल एग्जांपल भी देते हैं। सिमिलरली उसी को मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। तो हमने देखा वो बिल्कुल उसको आपको जानना जरूरी है। डिफरेंशिएशन को हम लोग y से डिनोट करते थे, y इक्वल टू जो भी है हम fx y इक्वल टू fx भी करते थे। इसका डिफरेंशिएशन जब आप करते थे तो dy बाई dx और इसको f डेस्क भी कहते थे, राइट। इसको इंटीग्रेशन को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I ऑफ जो भी है यहाँ पे fx dx, राइट। तो ये उसको डिफरेंशिएशन को स्मॉल y से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन को कैपिटल I से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा मतलब होता था कि यहाँ पे y, इसका मतलब होता था कि इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ, इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इंटीग्रेशन का अभी भी हमने बताया, इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रेशन का ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, मैंने पीछे अभी लिखा ये इंटीग्रल ऑफ दिस है फंक्शन और विथ रिस्पेक्ट टू दिस है, राइट। अब हम देखते हैं कि इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तब आपको और क्लैरिटी पता चलेगा। जैसे हमने देखा
डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले हम कुछ डी बाई डी एक्स ऑफ जो पुरानी बातों को थोड़ा सा रिपीट करते हैं और रिपीट करने के बाद उसको इंटीग्रेशन के साथ में जोड़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये हमारा 1 होता था। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम एक्स स्क्वायर कहते थे तो ये 2x होता था। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर एक्स क्यूब कहते थे तो 3x स्क्वायर होता था, ठीक है। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम x का पावर n कहते थे तो n x का पावर n माइनस 1 होता था। और अगर हम एक यहीं पे अगर हम कह सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम 5x कहते हैं तो 5 को बाहर रखकर d बाई डी एक्स ऑफ x कहते थे, जो कि रिजल्ट 5 आता था। फिर d बाई डी एक्स ऑफ अगर हम log x कहते हैं तो इसको e का पावर x कहते थे, है ना। वन अपॉन एक्स कहते थे, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x कहते हैं। और d बाई डी एक्स ऑफ अगर हम e का पावर x कहते हैं उसका डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है। ऐसे हमने कुछ एल्जेब्रिक, कुछ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन पीछे देखा था। सिमिलरली अब जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, थोड़े बच्चों को कंफ्यूजन भी होगा, उस कंफ्यूजन को मैं भी दूर करूंगा। तो अगर d बाई डी एक्स ऑफ 1 है तो ये इस 1 का इंटीग्रेशन हमारा x होता है। 1 dx कहें या सिर्फ dx कहें, अगर 1 dx कहें या सिर्फ dx कहें उसका इंटीग्रेशन 1 होता है, उसका इंटीग्रेशन x होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 2x तो 2x जहां पे इंटीग्रल का साइन लगेगा तो dx भी लगेगा, और जब उसका रिजल्ट हो जाएगा तो ये दोनों चीज हट जाएंगे, ये साइन और ये भी हट जाएगा। तो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है। जिसका डिफरेंशिएशन अगर ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये। पर अब मैं आप लोग से थोड़ा जानना चाहता हूं कि बाय द वे अगर हमारे पास यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया, अब मैं इसको मिटाना चाहूंगा क्योंकि बोर्ड पे फिर मुझे एक एक करके सारा चीज का एग्जांपल आपको दिखाने हैं, राइट। सो अब मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूं और अब आपसे मैं एक चीज जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, इसीलिए इसको 2x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हमको मिल गया। तो देन अगर मान लेते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 रहता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? इसका डिफरेंशिएशन भी 2x ही होता, क्योंकि इस 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो बाय द वे अब यहाँ पे हम वैसे तो फिर 2x का इंटीग्रेशन हम एक्स स्क्वायर कहते हैं तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो बोले नहीं, जबकि मैंने अभी अभी कहा कि रेसिप्रोकेट प्रोसेस होता है। अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 बोला उसका भी डिफरेंशिएशन 2x हुआ, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो बोले नहीं। फिर अगर मैं और भी बोलूं कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10, इसका अगर डिफरेंशिएशन फिर से 2x ही हुआ, लेकिन फिर मैं 2x का इंटीग्रेशन जब मैं बोलूंगा तो वो तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2x एक्स स्क्वायर माइनस 10 तो हम बोले नहीं। तो इस तरह से कई सारे जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस 3 प्लस माइनस कुछ भी, उन सारे का डिफरेंशिएशन वही होता है क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। तो इसी चीज को क्योंकि यहाँ पे कुछ और एड ऑन है, तो इसी चीज को करने के लिए एक हम c लगाते हैं जिसको इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। और ये कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि ये प्लस का हो, ये कांस्टेंट प्लस का भी हो सकता है, ये कांस्टेंट माइनस का भी हो सकता है। तो कोई भी इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल अगर है तब तो c नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो इंटीग्रल है तब वहां पे c लगाना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप c नहीं लगाते या c का इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो तो आपको मार्क्स कटेंगे, यह कंफर्म्ड है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने प्लस सी नहीं लगाया, बोला कि अरे उसका क्या क्या मीनिंग है, वो तो कांस्टेंट ही है, हमने पूरा इंटीग्रेशन तो कर दिया। तो अगर आप 4 मार्क का पूरा इंटीग्रेशन आप पूरा बड़ा करते हैं और प्लस सी आंसर नहीं देते हैं, तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका 1 मार्क काटे या हाफ मार्क काटे या नहीं काटे, लेकिन कटेगा वैसे जरूर। इसीलिए प्लस सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। प्लस सी का मतलब होता है कि हम हमेशा प्लस सी लिखते हैं, माइनस सी नहीं लिखते। प्लस सी हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है और कोई भी इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो रिजल्ट है वो एक बेसिकली वो एंटी डेरिवेटिव है कि इसका अगर डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये। लेकिन यहाँ पर मैंने दिखलाया आपको, यहाँ पे +3 भी था लेकिन यहाँ पे हमने +3 नहीं लिखा। तो इसी के लिए उसको बैलेंस करने के लिए हम इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल में +c का साइन लगाते हैं, +c का साइन लगाते हैं। ये चीज आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। इज इट राइट? देन ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल का ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल में इसीलिए हम लोग +c लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा इनकी इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमारा +c का क्या मायने है। अब हम लोग आते हैं कुछ चीजें जो कुछ फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है और ये इसका एंटी डेरिवेटिव आता है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, d/dx ऑफ x का पावर n, तो वो nx का पावर n-1 होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मेरा ऐसे सिचुएशन रहेगा तो nx का पावर n-1 इतना का dx, तो वो x का पावर n +c आएगा। लेकिन हमारे पास इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन ये, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन ये, तो ये एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है। बट हमारे पास जो इन जनरल इंटीग्रेशन करने के लिए आता है वो हमारा x का पावर जैसे 5 आ गया, x का पावर 5 आ गया dx। हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये लगेगा ही। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव का यूज हमारा बहुत कम हो पाता है, बहुत कम, रेयर। तो इस कंडीशन में हमें समझने की बात है कि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो x का पावर n का इंटीग्रेशन, x का पावर n इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1 और +c, ये होता है। तो आपने क्या देखा कि डिफरेंशिएशन में एक पावर हमारा लॉस होता है, एक पावर हमारा लेस होता है ना, पावर लेस विथ 1, एक पावर लेस होता है। इंटीग्रेशन में एक पावर मोर होता है, पावर मोर विथ 1। तो जैसे मैंने कहा कि ठीक उल्टा होता है, एकदम सारा काम ही उल्टा होता है इंटीग्रेशन में। सो यहाँ पे हमारा एक पावर में आपने क्या देखा कि यहाँ पे पावर अगर x का पावर 10 था तो अब वो 10x का पावर 9, यानी रिजल्ट x का पावर 9 हो गया। अगर हमारे पास पहले से प्रीवियसली x का पावर 10 था तो वो अब x का पावर 9 बन गया। मल्टीपल जो है उसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा, वो x का पावर 9 बन गया, लेकिन यहाँ x का पावर 11 बन गया। तो उसमें डिफरेंशिएशन में एक पावर लेस होता है, इसमें एक पावर मोर होता है। अब रह गई बात कि जो आपका पावर था वो आगे आकर मल्टीपल बन गया, और मैंने कहा था कि यहाँ पे इसमें डिफरेंशिएशन में मल्टीपल हो गया
उसमें डिविजिबल हो गया, उसमें डिवाइड हो गया, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो गया, और डिवाइड कितना होगा, जितना ये पावर है 11, उनमें हम यहाँ पे x का पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10x का पावर 9, सो पावर 9 हुआ, यहाँ पे पावर 11 हुआ। एक चीज आपने देख लिया। दूसरा चीज, वहां पे 10 से मल्टीपल हुआ और मल्टीपल हुआ, यहाँ पे डिविजिबल हुआ, डिवाइडेड हुआ, तो ये x का पावर ये 10 + 1 11। तो ये सब बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो इंटीग्रेशन में कदम रख रहे हो तो आप इसको ऐसे करके जानोगे तो आपका सारा फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने देखा कि d/dx ऑफ x का पावर 10 हमने देखा, तो 10x का पावर 9 हुआ, और अगर इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 10 dx देखा तो x का पावर 11/11 + c, यानी पावर यहाँ पे 9, अगर यहाँ पे पावर 1 घट गया, यहाँ पे पावर 1 बढ़ गया, यहाँ पे मल्टीपल आया, यहाँ डिविजिबल आया, डिविजिबल में क्या आएगा, वही जो इसका पावर है। तो ये कंप्लीट एक बेस था। अब हम लोग देखते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में हमने देखा कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, फिर प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल, इम्प्लिसिट रूल, है ना। हमने डिफरेंशिएशन में बहुत सारे टाइप्स देखा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन देखा, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, फिर कोसेंट रूल, चेन रूल जिसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते थे, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके अलावा मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ये सब चीजें था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इसमें भी हमने इंडिफिनिट और डिफिनिट दो पार्ट में तो बांटा ही है, लेकिन अब इंडिफिनिट इंटीग्रल को भी सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इनफैक्ट हम 4 में बांटते हैं। इंडिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं। उनमें सबसे पहले, मेथड्स की बात तो हम बाद में करेंगे, हमने एक नॉर्मल देखा, और इसी तरह नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और कौन कौन सा चीज का, कौन कौन से फॉर्मूला का, जैसे अभी हम देखेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी हमने एग्जांपल देखा, अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का भी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पे। तो हमने अब देखा तो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे हमने देखा d/dx ऑफ sin x dx, sin x ये हमारा होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का sec square x, सॉरी tan x का डिफरेंशिएशन sec square x, cot x का माइनस cosec square x, और sec x का sec x tan x, राइट। फिर cosec x का माइनस cosec x cot x। डिफरेंशिएशन के टाइम में हमने आपसे कहा था कि जो भी c से स्टार्ट होता है उसका हमारा डिफरेंशिएशन माइनस में आता है। जैसे cos, cot और cosec, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है, और जो c से स्टार्ट नहीं होता है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में नहीं आता है। तो सिमिलरली अगर मैं इसका इंटीग्रेशन के बारे में बात करूं, जैसे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, जब भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये लिखना हमारे लिए जरूरी है। तो cos x dx का हो जाएगा sin x। अब यहाँ पे आप देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x है,
इसीलिए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x होगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो माइनस साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे c लिखेंगे तो ये cos x होगा। लेकिन ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, पर हमें बार बार जो जरूरत पड़ता है वो साइन x का पड़ता है। तो मैंने अगर माइनस एक्स इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये x के साथ जो माइनस मल्टीपल है वो उधर चला जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह से हमें चाहिए साइन x का इंटीग्रेशन, हमें माइनस साइन x नहीं आएगा बार बार हमारी टर्म्स में। तो साइन x का जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो उल्टा हुआ ना स्टूडेंट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था और कॉस का माइनस साइन होता था। अब यहाँ पे कॉस का साइन हो गया इंटीग्रेशन में पॉजिटिव, और साइन का माइनस कॉस हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ऐसे ही फंक्शन होते हैं इंटीग्रेशन में। अब tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx का हो गया tan x। अब सोचो आपके पास tan x कहाँ चला गया? आपने sin x का इंटीग्रेशन देखा, cos x का देखा, तो tan x का क्या हुआ, cot x का क्या हुआ, sec x का क्या हुआ, cosec x का क्या हुआ? क्या ये निकलना संभव नहीं है? निकलता है। आप अगले एक्सरसाइज में देखोगे tan x का होता है log sec x, cot x का log sin x, ऐसे सभी का आप देखोगे, sec x का, cosec x का, सबका आंसर log में आता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि tan x का sec स्क्वायर x, इसीलिए sec स्क्वायर x का tan x, राइट। इंटीग्रेशन में डायरेक्टली आप अभी tan cot sec cosec का नहीं देख रहे हो, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह तक में जब हम जाएंगे। थोड़ा आपको एडवांस कर दें, थोड़ा आप एकदम जरा फॉलो करने लगो, फिर उन चीजों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बुक्स वगैरह ने भी ऐसा ही किया है। तो sec स्क्वायर x का हो गया tan x। इसी तरह अब यहाँ पे हमें चाहिए cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x dx का हो जाएगा माइनस cot x, और c तो हमें लिखना ही लिखना है, और फिर उसी तरह sec x tan x dx का हो जाएगा sec x tan x का हो जाएगा हमारा sec x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x का हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। ये चीज आप लोग थोड़ा गौर कर लो। Is it okay? ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे फर्दर। जैसे हमने लॉगरिथमिक का भी थोड़ा देखा और एक्सपोनेंशियल का भी देखा, इसी तरह अरिथमेटिक का, एल्जेब्रिक फंक्शन का एक दो और चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे वो बार बार रिपीट करता था d/dx ऑफ 1/x, ये होता था 1/-1/x स्क्वायर, और d/dx ऑफ होता था 1/2√x। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा ऐसा फंक्शन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अगर हमारा -1/x स्क्वायर आएगा तो वो हो जाएगा 1/x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर आएगा 2√x, 1/2√x आएगा 2√x आएगा, तो ये हो जाएगा √x प्लस c। पर इस तरह के फंक्शंस आते कहाँ हैं? आपको तो जो होंगे वो 1/x स्क्वायर आएगा या समथिंग 1/3x स्क्वायर आ जाए ऐसे। तो उस तरह के फंक्शंस को हम कैसे निकालेंगे? मैंने एक चीज कहा,
जैसे डिफरेंशिएशन में हमने कहा कि 5x रहेगा, तो 5 को बाहर निकालकर d/dx ऑफ x करेंगे और ये फिर 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में अगर आपका 5x रहेगा dx, अगर खाली सिंगल x रहेगा तो आप क्या करोगे, सिंगल x रहेगा तो x² 2 करोगे, x² 2 प्लस c। क्यों? क्योंकि x का पावर 1 है तो एक और ऐड हो गया, इसमें इंटीग्रेशन में एक और ऐड हो जाता है, x² 2 हो गया। अगर आपका 3x का पावर 4 रहेगा तो आप क्या करोगे, 3 बाहर रखकर, इसमें भी वही होता है कि कांस्टेंट टर्म बाहर रखकर फंक्शन का इंटीग्रेट कर दो। जैसे इसमें कांस्टेंट को बाहर रखकर फंक्शन का ये कर देते थे। अगर खाली आपका कांस्टेंट है, सपोज आपने देखा 1 dx का x, इसी तरह अगर इंटीग्रेट 5 है और dx है तो ये 5 बाहर रखकर और dx का इंटीग्रल जो कि x होता है तो ये हो जाएगा 5x प्लस c। और अगर आपका 3x का पावर 4 dx है तो 3 बाहर रखकर इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 dx जो कि आपका 3 इंटू एक्स का पावर 5/5 और प्लस c, तो ये हो जाएगा बस वही 3x का पावर 5, 3x का पावर 5/5 प्लस c, ये चीज हो गया। तो इस तरह से अब आपको बहुत सारी क्लैरिटी पूरी तरह से मिल चुका होगा। क्या मैं जान सकता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक से इसको फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसके कुछ सवाल पे और इसके मेथड्स पे। बेसिकली जैसे उसमें नॉर्मल डिफरेंशिएशन कहते थे, तो इसमें भी एक नॉर्मल इंटीग्रेशन ये टाइप नहीं है, ये हम लोग बातचीत के बोलचाल के भाषा में इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन या नॉर्मल इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे बुक में आपको नॉर्मल वर्ड करके नहीं रहेगा, वहां पे आपको जो स्टार्ट होता था डिफरेंशिएशन में वो सीधे तौर पर प्रोडक्ट रूल से स्टार्ट होता था और कोसेंट रूल, यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होगा। लेकिन हम लोग चूंकि उसके पहले भी काफी कुछ करना होता है, उसके पहले भी अगर आपका u प्लस वी या बीच में माइनस साइन है तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसका इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इसी के लिए उसको हम लोग भी जब पढ़ते थे तो टीचर भी हमें यही नॉर्मल डिफरेंशिएशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन ये नाम से बोलते थे, और आज भी हम लोग भी स्टूडेंट को वही बताते हैं कि वो रूल के पहले का जो अगर बीच में प्लस का साइन हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो हम अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएट कर लेते हैं या अलग अलग टर्म का इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन या नॉर्मल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अब है नॉर्मल इंटीग्रेशन। नॉर्मल इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल इंटीग्रेशन का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस वी dx। अगर आपके पास दो टर्म हो और बीच में प्लस का साइन है तो सिंपल डिफरेंशिएशन की तरह ही कि पहला टर्म का आप कर दो और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब पहला टर्म का, और अगर आपके पास टर्म हो 3 हो 4 हो 5 हो तो जिस साइन के साथ हो वो सब ब्रेकअप करके आगे उसका इंटीग्रल साइन और दैट फंक्शन और dx ये लिखते चले जाओ। ये बेसिकली यही है नॉर्मल इंटीग्रेशन। इसके सवाल हम एनसीईआरटी के 7.1 एक्सरसाइज में देखेंगे। उसके बाद और बाकी हम आगे इंडेफिनिट इंटीग्रल जो हमारा है, मैंने कहा था कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, इंडेफिनिट और डिफिनिट। तो डिफिनिट वाले पोर्शंस को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। इंडेफिनिट वाले में सबसे पहले हम नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जो बुक में जो उसको डिवाइड किया गया है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, कितने तरीके से हम इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक सबसे बाय मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन,
सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा इंटीग्रेशन, ये मेथड बाय है, राइट। मैं यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख दो, मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और चौथा जो पार्ट है हमारा कुछ सम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स, मीन्स की स्पेशल इंटीग्रल जिसको कहते हैं, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, जो इन तीनों में नहीं, थोड़े एक बिल्कुल अलग टाइप्स के होते हैं। तो इंडेफिनिट को हम ये 4 टाइप से हम सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले सबसे शुरू में पहले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे नॉर्मल इंटीग्रेशन, उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, सेकेंड और थर्ड में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद हम आगे फर्दर ये करेंगे, राइट। तो ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट जो है कहता है x का पावर 2/3 + 1 इंटीग्रेशन ऑफ, और ये हमारा क्या है, i है, i इक्वल टू x का पावर 2/3 + 1 और dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी आपका फ्रैक्शन आ रहा है, तो फ्रैक्शन को आप कैसे करोगे, तो x का पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 और 1 dx का x, क्योंकि 1 बाहर आ गया और dx का x हो गया, और प्लस c, तो ये हो गया x का पावर 2 और प्लस 3 5/3, तो यहाँ भी अपॉन में 5/3 है, तो 3/5 हो गया, 3/5 x का पावर 5/3 और प्लस x प्लस c, ये है आपका सेकेंड पार्ट, x 3/5 और x का पावर 5/3 प्लस x प्लस c, राइट। अब इसको आप देखो थर्ड पार्ट, धीरे धीरे ऐसे करके अगर आप देखते रहोगे तो बड़े आराम से हर तरह का इंटीग्रेशन आपको दिखेगा और इजीली आप समझ पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तीसरा पार्ट, फिजिक्स में भी मैकेनिक्स जो चैप्टर है उनमें फिजिक्स के टीचर आप लोग को इस तरह का इंटीग्रेशन बताए होंगे, वहां पर भी यूज है। या तो जो उसमें नहीं पकड़ पाया वो मैथमेटिक्स का अच्छा से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देख ले तो फिजिक्स समझने में आसानी होगी, और अगर आपने फिजिक्स में ये सब चीजें कर रखा है तो यहाँ समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि x का पावर 1/2 i इक्वल टू, सारा कुछ हमारा कुछ नहीं गिवन है यहाँ पे तो वो फिर भी i है, i इक्वल टू एक्स का पावर 1/2 प्लस 2e का पावर x और माइनस 1/x और इसका dx। मैंने कहा ये सब नॉर्मल में है, इसके पहले का भी जो दो सवाल देखा पहले हम स्प्लिट किए दिस अपॉन दिस, दूसरे पार्ट में हमने देखा कि पहले का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन। अब इसमें 3 पार्ट है तो तीनों पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तीनों पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 dx प्लस 2 बाहर रखकर इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1
1/2+1 और अपॉन 1/2+1, ठीक है, क्योंकि x का पावर n का मैंने अभी बताया x का पावर n+1 अपॉन n+1, और फिर यहाँ पे 2 बाहर ही रहेगा, e⁻x का e⁻x ही होगा। और एकमात्र फंक्शन ये है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा और प्लस c, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। बट अगर स्टूडेंट कभी आपका 1/x² ऐसा इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो इसको हम log x² नहीं कहेंगे, इसको वो सिर्फ 1/x के रिस्पेक्ट 1/x रहेगा तभी उसको log x कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे x का पावर -2 dx, वो सिर्फ x का पावर 1 रहना चाहिए तभी वो log दिस होगा, ठीक है। अगर वो 1/x है या 1/x ऐसे रहेगा 1/x+1, मतलब x का पावर 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं log, और log के साथ जो हम लिखते हैं उसको ln भी कहते हैं, तो मॉड में लिखते हैं, ठीक है, log इंटीग्रेशन में मॉड में लिखते हैं log mod x+1, क्योंकि x का पावर 1 है। अगर x का पावर कुछ भी हो जाएगा, अगर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6 कुछ भी हो जाएगा, तो हम log नीचे वाला नहीं कहते हैं, उसको हम इस तरह से निकालेंगे। वो कब कहते हैं log, जब x का पावर सिर्फ 1 हो, चाहे वो x+2 हो, x-3 हो, ओनली सिंगल x हो, तो वो उसको ऐसे फॉर्मेट में कहेंगे। यहाँ पर आप log mod x कह सकते हो या सिर्फ x कहोगे, दोनों चीज सेम ही है, चलेगा, ठीक है। अब x का पावर -2 हो गया, तो x का पावर -2+1, तो -1 अपॉन -1, तो ये हो गया, और प्लस c, तो ये हो गया -1/x प्लस c। तो अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन रहता है या पावर 2, 3, 4, 5 कुछ भी रहता है, या यहाँ पर भी कुछ मल्टीपल रहता है, तो उसको अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो 1/3 बाहर आ जाएगा, और फिर ऐसे करेंगे। तो ये सिस्टम है, ये प्रॉपर तरीका है, ऐसा ही तरीका आपको फॉलो करना चाहिए या फॉलो करना है। तो ये तीनों सवाल आपने देख लिया। अब हम देखते हैं एग्जांपल 3। एग्जाम्पल 3 है sin x प्लस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। ये हो गया इसका पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट cosec x बाहर कॉमन है, और cosec x प्लस cot x, I इक्वल टू cosec x कॉमन है, cosec x प्लस cot x dx। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन cosec x cot x dx। cosec स्क्वायर x dx इसको अंदर करके मल्टीप्लाई कर दिए, और cosec x cot x dx। तो cosec स्क्वायर x का हमने क्या बताया था, cot x का इंटीग्रेशन cosec डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x होता था। तो cosec स्क्वायर x का माइनस में हो जाएगा माइनस cot x
और फिर इसका माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी। माइनस हम कॉमन भी ले सकते हैं, प्लस सी। तो ये हो गया। अब तीसरा पार्ट है वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन है। तो हमें क्या करना चाहिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसमें साइन अपॉन कॉस टेन हो गया और 1 अपॉन कॉस सेक हो गया। तो हम सेक एक्स टेन एक्स, आप पहले टेन एक्स भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 3 3 इंटू 2 दोनों सेम है। क्योंकि हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स मालूम है सेक एक्स होता है, इसलिए उसको पहले लिख लिए। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता था, इसीलिए ऐसा हो गया। तो इसके बाद हम लोग आएंगे 7.1 एक्सरसाइज पे। तो इस तरह से कैसे भी रहेगा, इसको बड़े आराम से इजीली तरीके से आप इसको समझ सकते हो। बढ़िया तरीके से इसको ध्यान से देखोगे तो पूरा इंटीग्रेशन इजी लगेगा। मैं 1 बाय 1 करके एक एक करके पूरा सब कुछ बताऊंगा। ये चीजें आप लोग देख लो, फिर मैं 7.1 स्टार्ट करता हूं। अब एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 है 4e का पावर 3x प्लस 1। ये सब कुछ अब आराम से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि फर्स्ट 5 एंटी डेरिवेटिव वाला है वो इजी है, अपने आप कर लो। 4e का पावर है 4e का पावर 3x प्लस 1, ये dx बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 4 को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो ये 4e का पावर 3x और x का जो मल्टीपल है वो अपॉन में चला जाता है, और प्लस x प्लस c है ना। 7 कहता है एक्स स्क्वायर, ये जो कुछ भी है सब i इक्वल टू है। 7 कहता है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, और माइनस ये दोनों कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो ये बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3 और माइनस एक्स प्लस सी, राइट। नेक्स्ट
8 नंबर भी एकदम सिंपल है, 8 9। अब मैं सीधे 10 पे आता हूं। 8 में भी a को बाहर रखकर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी को बाहर रखकर एक्स डी एक्स प्लस सी को बाहर रखकर, और वहां पे कांस्टेंट हम c जो है c, वहां पे प्लस c ना देकर प्लस k दे दो कांस्टेंट, क्योंकि उसमें ऑलरेडी cx है। प्लस c भी दे दो तो कोई इशू नहीं, बड़ा c दे दो या c1 दे दो, ठीक है। फिर उसी तरह 9 भी, दोनों पार्ट एकदम इजी है। अब हम 10th नंबर पे आते हैं। रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, तो इंटीग्रेशन जब a स्क्वायर करेंगे तो ये x हो जाएगा, है ना। चलो एक बार लिख लो बेसिक, रूट एक्स का स्क्वायर x हो गया, माइनस 2ab तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स, राइट। यहाँ पे तुम रूट एक्स का स्क्वायर भी कह सकते हो, और प्लस 1 बाय रूट एक्स इसका स्क्वायर, और ये ऐसे करके dx। अगर बिल्कुल खोलना है तो उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लो। अब ये इंटीग्रेशन, ये x बन गया, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस ये दोनों टर्म कट गए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटीग्रेशन कुछ नहीं बचा इसमें तो dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx। अब x dx का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x और प्लस लॉग x प्लस c। ये हो गया 10th नंबर। 11th में हम उसी तरह जैसे एग्जाम्पल हमने 2 में किया था, एग्जाम्पल 2 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो सबसे पहला क्वेश्चन बनाया था, उसी तरह से 11 नंबर भी हो जाएगा कि जो कुछ भी है एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, और फिर बिल्कुल डायरेक्ट हो गया, एकदम क्लियर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, फिर एक्स स्क्वायर कट गया, खाली 5 बचा, तो और दूसरा हो जाएगा माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों का इंटीग्रेशन बिल्कुल एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, 5 का हो गया 5x, और 4 बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर माइनस 2 चला जाएगा ऊपर में जाकर। अब हम सेम टाइप के क्वेश्चंस 12 नंबर बताते हैं 11 की तरह, लेकिन 12 थोड़ा सा रूट में है डिवीजन, इसलिए वो जरूरी है तो ये भी वही उसी टाइप का 11 की तरह, और है ये भी इजी, बट फिर भी ये रूट में है इसलिए उसको करते हैं। तो 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो 12 में है एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। तो हम लोग सब में सेपरेट करते हैं, एक्स क्यू अपॉन रूट एक्स dx प्लस 3x अपॉन रूट एक्स dx प्लस 4 अपॉन, हम 4 बाहर भी ले सकते हैं, 1 अपॉन रूट एक्स dx, राइट। तो ये हो गया, हमने तीनों को सेपरेट कर दिया। अब अगर x का पावर रूट का मतलब होता है हाफ, और एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग x का पावर 3 और x का पावर हाफ, तो अपॉन में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस हाफ तो 2.5 बचेगा, यानी 5/2 बचेगा, ठीक है। x का पावर 3 और अपॉन में है x का पावर हाफ, तो बेसिकली ये x इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5/2 बचा, एक बार और हमने लिख दिया, प्लस 3 ये इसमें x का पावर 1/2 बचा, ठीक है। फ्रैक्शन में लिख लेंगे ताकि उसको आसानी रहेगा उसको आगे इंटीग्रेशन में लिखने में, राइट।
और ये हो गया 4 इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -1/2 dx, -1/2 dx। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा x का पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1। इसी तरह से 3x का पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। कोई स्टूडेंट अगर इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके वो स्टेप भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये स्टेप लिखना बहुत ऐसा जरूरी पार्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। x का पावर 5/2 का रिजल्ट तुम्हें जो दिख रहा है तुम वो भी लिख सकते हो, वैसा नहीं है कि हमें ये स्टेप दिखाना ही है। और दिस और प्लस पर फिर भी अगर लिख लोगे तो अच्छा ही रहेगा, शुरुआत है तो प्रैक्टिस में रहेगा। तो 4 है ही है और इंटू एक्स का पावर -½ + 1 तो x का पावर हाफ, x का पावर हाफ और अपॉन ये भी हो गया -½ + 1 है ना। तो ऐसा भी कर सकते थे दिस वन और फिर -½ + 1। चलो जब सब में एक जैसा लिख रहे तो आइडेंटिकली लिखो। और अब ये हो गया 7/2, 5 + 2 7/2, तो ये भी 7/2 जो था वो 2/7 हो गया। ये जो 5 + 2 7/2 है तो अपॉन में है डिनोमिनेटर में, इसलिए 2/7 x का पावर 7/2 और प्लस 3 और यहाँ पे हो गया फिर 3/2 तो 2/3 x का पावर 3/2 और फिर यहाँ पे हो गया 1/2 तो 2/1 तो 4 × 2 और x का पावर 1/2 और प्लस c। तो ये और ये कट गया और अब एक बार और लिख लेंगे 2/7 x का पावर 7/2 और प्लस यहाँ पे बचा 2 तो ये हुआ 2x का पावर 3/2 और प्लस 8x का पावर 1/2 जिसको √x कहेंगे और प्लस c। तो ये आपको ऐसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हर स्टेप को दिखाते हुए ऐसा चीजें क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये बिल्कुल जरूरी क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है x³ - x² i = x³ - x² और प्लस x -1 अपॉन x -1 dx। अभी नीचे में हमारा जो अपॉन होता था वो मोनोमियल होता था, बट अब यहाँ पे दो टर्म बाइनोमियल का टर्म है, तो हम कैसे अपॉन कर सकते हैं? दिस अपॉन अगर x -1 करेंगे तो हम कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल सकता है, सब फिर हमें लॉन्ग डिवीजन वगैरह से बड़े तरीके से करना पड़ेगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे एक टर्म नहीं दो टर्म आ गया, यहाँ पे हमने कॉमन लिया इन दो टर्म में, फर्स्ट टू टर्म में x² कॉमन लिया तो x -1 हो गया और इन दो टर्म में 1 कॉमन लिया तो ये फिर x -1 ही रहा और अपॉन x -1 और ये dx। फिर जैसे फैक्टराइजेशन में करते हैं कि आपका हो गया x² + 1 और इंटू x -1 और अपॉन x -1, राइट। अब ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम टर्म है तो ये कट गया, तो फिर आपके पास क्या बचा? तो x² dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो कि x³ अपॉन 3 और प्लस x प्लस c। तो चूंकि यहाँ पे बाइनोमियल था इसीलिए हमने इसको ऐसे कर लिया, और जब मोनोमियल होता है तो सिंगल टर्म से डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है। 14 नंबर में फिर सेम उसी टाइप से है। 14 नंबर देखो बहुत ही इजी है। I इक्वल टू 1 माइनस एक्स और यहाँ पे रूट एक्स है। तो हमने क्या किया, रूट एक्स से अंदर करके मल्टीप्लाई कर दिया और सेपरेट कर दिया। तो ये हो गया रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स डी एक्स। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, ये हो गया x का पावर 1/2 dx और ये x का पावर 1 है और x का पावर हाफ, तो 3/2 हो गया। x का पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 dx। और जब हम x का पावर हाफ का करेंगे तो हमने क्या बताया, 3/2 हो जाता है। तो ये भी हो गया 2/3 x का पावर 3/2। ऐसा हो गया क्योंकि x का पावर 3/2 बाय 3/2 तो वो 2/3 बन गया। और इसी तरह माइनस ये 5/2 हो जाएगा तो 2/5 हो गया। 2/5 x का पावर 5/2 और प्लस c। तो ये हमारा हो गया 14 नंबर भी। अब 15 है, 15 में भी सेम, 15 भी जैसे हमने 14 में किया उसी तरह x रूट एक्स मतलब हो गया x का पावर हाफ और फिर 3x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 तो 5/2 हो जाएगा। तो 15 नंबर भी स्टूडेंट ऐसा ही है जैसे उसमें हमने किया। और अब देखो 16, भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है तो जरूरत नहीं है करने का। 16 क्या है, ये भी इजी है। I इक्वल टू 2x माइनस 3 cos x और प्लस e का पावर x तीनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। 2 बाहर आकर x dx माइनस 3 बाहर आकर cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e का पावर x dx। अब ये हो गया 2 और ये x²/2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x और प्लस e का पावर x और प्लस c, ये 2 कट गए, बस ऐसे हो गया। बहुत इजी है। 17 नंबर, 17 भी बिल्कुल सिंपल है, 17 भी बिल्कुल इजी है, ठीक है। 18 भी आपका एकदम सिंपल है, जैसे हमने एग्जांपल में cosec x इंटू cosec x प्लस cot x वाला किया। अब आपको 19 और 20 ये दो सवाल ठीक से सवाल है। 19 है I इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ 6 स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स dx। तो अब आप 6 स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स कह सकते हो, cosec स्क्वायर एक्स को 1/sin स्क्वायर एक्स कह सकते हो, है ना। तो अब ये ऊपर चला गया dx, तो इस तरह से अब आपका बन गया, sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स और ये बन गया tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का भी आपके पास नहीं होता है इंटीग्रेशन, तो उसको हम लोग 6 स्क्वायर एक्स माइनस 1 कह सकते हैं। और ये अब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो ये हो गया tan x माइनस x और प्लस c। तो tan x माइनस x प्लस c, ठीक है। अब हम लोग आएंगे 20 नंबर। 20 नंबर और यहीं पे हम लास्ट करेंगे आज।
क्योंकि फिर अलग टाइप है। ट्वेंटी नंबर कहता है 2 - 3 sin x इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि ये i इक्वल टू है 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। फिर इसको स्प्लिट कर देंगे, इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे स्टूडेंट, तो ये 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब ये 2 हमारा बाहर है और 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, तो हम इसको लिख देंगे sec स्क्वायर x dx माइनस 3 बाहर करके ये sin x बाई cos x इंटू 1/cos x, तो ये हो गया sec x, 1/cos x हो गया sec x और sin x बाई cos x हो गया tan x dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और -3 sec x और प्लस c। तो स्टूडेंट अब हम आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि एक दिन में इंटीग्रेशन टाइप का जो चीज़ें हैं उसका बहुत ओवर क्राउड लोड नहीं बच्चे पर पड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है मैंने बिल्कुल ब्रेक करके छोटे छोटे वर्ड्स में आपको जोड़ते हुए बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल से आप लोग को लेके चला, और यहाँ तक उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, है ना। तो इसी तरह से फिर मैं फर्दर आपको मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, और जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, अगर आप मेरा क्लास अटेंड करते हो, बाद में भी देखते हो, मेरा यूट्यूब देखते हो, तो आपको बिल्कुल, लेकिन लाइव देखना ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो इस तरह से आप अच्छे से, फिर पहला एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया, और फिर सेकेंड एक्सरसाइज जो अगला मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन बिटवीन आप लोग से मैं बार बार वही कहता हूँ, आप देवगन फाउंडेशन के भी फेसबुक पे, लेकिन बहुत सारे लोग अगर जो फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं आप जुड़ें, और अगर आप वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस उसमें अपलोड होते हैं, तो अगर आपको ना मिले तो बिल्कुल डायरेक्ट पाथ जो मेरा अपना है राजहंस RAJHANS राजहंस ट्यूटोरियल्स। अगर आप ये YouTube पे आप देखेंगे, YouTube चैनल पे, तो बड़े इजीली आपको फाइंड आउट मिल जाएगा। और ये है राजहंस ट्यूटोरियल, इसमें आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स लिखो, कुछ डाउट हो तो डाउट बताओ, है ना। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी आप लोग को दिया हुआ है, फिर 9810843472। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करो, जो भी डिफ़िकल्टी है। और जो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चे ने ये आगे के एक्सरसाइज तक पहुंच गए होंगे तो मैं आपको वहाँ भी मदद करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैंने अब डिफरेंशिएशन बताया या अब इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, और इंटीग्रेशन में पहला टॉपिक किया। अगर आपको किसी अदर टॉपिक में भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है इंटीग्रेशन में ही, या फिर कोई भी टॉपिक, तो आप मेरे से वहाँ से भी पूछ सकते हो। मैं सब जगह से आपको हेल्प करूँगा, बस आपको इनिशिएटिव लेने की बात है, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि मैं टाइम टू टाइम अपने इस YouTube चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, अलग क्लासेस के लिए भी। मैं इनफैक्ट थोड़े प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, कंसेप्ट, फॉर्मूलाज वो सब भी डालता हूँ। तो आप इसको देखो, इसको इनिशिएटिव तरीके से लो और देखो, लाइक करो, सब शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट लिखो, यही मैं कहता हूँ। और जितना हेल्प कर सकता हूँ करने को तैयार हूँ, बाकी आप लोग के ऊपर में डिपेंड करता है। फ़ायदा उठाना चाहोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेंगे, और हम लोग तो फ़ायदा लेने के लिए कितने उत्सुक भी हुआ करते थे और कितना डिफ़िकल्टी भी हुआ करता था। दूर दराज हम गांव घर से रहने वाले लोग जाते थे कस्बे में पढ़ने के लिए, साइकिल चलाकर, तो कभी पैदल, कभी ये वो।
आपको जब ये सुविधा आराम से इजी तरीके से मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए, है ना। समय बीतने के बाद फिर ये चीज़ें नहीं मिल पाता है। और अगर आप सोचो कि अरे यूट्यूब पे तो है ही है, बट फिर भी एक रूल के अकॉर्डिंग, एक तरीके सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप लाइव देखते हो तो और बड़ी बेटर अच्छी बात है, आप अच्छे से समझ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन इतनी बारीकी से आपको एक बड़ा बड़ा क्लासेस भी आपको बहुत दिखेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो ठीक नहीं है, रूल के अगेंस्ट है, बट बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म दिखेगा आपको, आप भी जान रहे होगे। बट क्या वो इस कदर से इतना जिग जैग है, इतना मतलब शो ऑफ है, इतना उसमें दिखावा है कि उसका कोई जवाब नहीं है। आपको इस तरह से स्मूथली कूल आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए आप बड़े चैनल्स, आप सोचो कि बड़े बड़े नामी हैं, उसमें फिल्म एक्टर्स उसमें वो करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स करोड़ों करोड़ रुपए लेके, खूब बड़ा बड़ा चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन क्या उसमें पढ़ाने का तरीका ऐसे सिंप्लिसिटी से होता है? 36 बार तो उसमें ऐड आएंगे और उसके बाद भी उनका एक अपना अलग ही नजरिया होता है, स्टाइल होता है कि हमने बोर्ड को ऐसे टच कर लिया, ये स्क्रीन आ गया, वैसे उठा दिया, डिजिटल स्टाइल। हकीकत पर जाओ, समझे? तो बड़े बड़े फिल्म स्टार यहाँ के ABCD स्टार आकर और बड़े बड़े चैनल को अगर देख जाते हैं, बोल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें जो पढ़ाने वाले एडुकेटर्स हैं वो भी उसी लेवल के हैं, वो भी वही नॉलेज रखते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी वही एक्सपीरियंस है, उनकी भी वैसे ही क्वालिफिकेशन है, उनका भी नॉलेज लेवल वैसा ही है, उनका भी ऐसे ही सधा हुआ तरीका हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्टाइल ज्यादा है, इसीलिए आप आराम से तरीके से जहां भी आपको समझ में आए वहां पे फॉलो करो, आपको फायदा होगा। ठीक है, बस ओके, थैंक यू सो मच। और मैं हर थर्सडे को आता हूं आपके लिए क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए मैं हर थर्सडे को 5 o'clock अवेलेबल होता हूं देवघर फाउंडेशन के पेज पे, और फिर 10th के लिए हर सैटरडे को। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ अपने जानने वाले जो मेरे अलग फेसबुक के टीचर्स लोग हैं, फ्रेंड हैं, कुछ और जानने वाले हैं, उनका मैसेजेस और उनका कॉल्स मेरे पास और भी आ रहा है कि आप सर और भी आप क्लासेस दीजिए, चाहे वो जैसे भी हो, आप बेशक अपने फेसबुक पे दीजिए, चाहे जैसे भी दियो, मतलब कि इसी सेशन में आप और वीडियो अपलोड कीजिए, आप और वीडियो अपलोड कीजिए, बच्चे और भी फायदेमंद होंगे। हमारे पास आपको मालूम है स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया कि आप मोर एंड मोर वीडियो अपलोड कीजिए। तो ऐसे ही जिनको अच्छा लगता है, हो सकता है बहुतों को नहीं लगता होगा, बहुतों को यूजलेस लगता होगा, लगता है अरे छोड़ो ना, फ्री का जो सेवा है, फ्री का जो दवाई है वो काम का नहीं आता। तो बहुत लोगों की अपनी थिंकिंग है, वो अपने पास है, वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मेरा 1 घंटे का टाइम जाएगा, ये वह भी नहीं है। मैं खुद से सेटिस्फाइड होता हूं कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, इसीलिए आपके लिए कर रहा हूं। और जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं मैं यूजलेस काम कर रहा हूं, बंद कर दूंगा। कोई रिस्ट्रिक्शन तो मेरे ऊपर है नहीं आप लोग का। तो मैं आपको फायदा पहुंचाना चाहता हूं, आप देखो, फायदे में रहोगे। नहीं देखोगे, आपके फादर मदर के पास बहुत पैसे हैं, ऊंचे और महंगे ट्यूशंस लगाओगे, आप समझो, आपको अपना टाइम वेस्ट कहीं करना हो या आपको पैसे आपको वेस्ट करने हो, जो चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप समझो। ऐसा तो नहीं है कि मैं जंप कर करके कहीं एक सवाल बताया फिर 10 सवाल आगे का सवाल बताए, अपने मनमर्जी से बताए। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक सारे सवाल बताता हूं, ऑल टुगेदर। एक दो सवाल अगर छोड़ता हूं तो उसके पीछे का ग्राउंड बता देता हूं, ये इस पे बेस्ड है। तो हर कुछ आपको लेके चलता हूं, जो टॉपिक हमने कवर कर लिया मतलब वो बेहतर तरीके से कंप्लीट हो गया, वो आपका फंडामेंटल रेडी है,
आप उस पर सवाल, और इतना ही नहीं, जिस बच्चे का बेस ठीक रहेगा वो जेई वगैरह में क्वालिफाई करेगा, और जिसका बेस ठीक नहीं रहेगा गलफत में 100 में कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो बस यही है, रियल चीज पर जाओ, रियलिस्टिक मोड में पढ़ाई करो और रियल चीज को ध्यान दो कि कहाँ पे हमें क्या चीजें मिल रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स ऑफ देवघर फाउंडेशन, थैंक यू स्टूडेंट। फिर हम आपके लिए मिलेंगे थर्सडे को। तब तक मेरा कहना है ये चीज आप कर सकते हो और करो।